हेलो एवरीवन, मैं अंशु साक्यास कंसेप्ट से आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में बच्चे हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हमने चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ किया है। आप किसी बुक्स को उठाएंगे, किसी अदर बुक को उठाएंगे, एनसीईआरटी को उठाएंगे, वहाँ आप देख पाएंगे तो ये जो पूरा जो कंटेंट मैं आपको देने वाला हूँ वो 2, 3, 4 पेज में मिलेगा आपको। ठीक है, मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से समराइज़ किया है। और एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको कोई डेफिनेशन लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप इस लॉजिक को समझ पाएंगे तो आप पूरा टाइप ऑफ मैट्रिक्स ईजीली समझ जाएंगे इस ग्राफ चार्ट की वजह से। ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आपको ये चीज़ तो बहुत पहले से पता होगी, किसी भी मैट्रिक्स को डिफ़ाइन करने के लिए बच्चे ऑर्डर से डिफ़ाइन किया जाता है। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स को डिफ़ाइन करने के लिए क्या चाहिए, उसका एक ऑर्डर चाहिए। ठीक है, तो हम उसके बारे में बता पाएंगे। तो यहाँ पे जो m क्रॉस n है वो हमारा क्या है, ऑर्डर है। वेयर m इक्वल टू क्या होता है, रोज़ होता है बच्चे, यहाँ पर रोज़ होता है, और n क्या होता है, कॉलम्स होता है। ठीक है, ये रोज़ है, ये कॉलम्स है। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में देखेंगे। अगर आप देख पाएँ, सारा गेम डिपेंड करता है m और n पर। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से। इफ़ m इक्वल टू कितना हो जाए, 1 हो जाए। इफ़ m इक्वल टू 1, अगर m 1 हो जाए, ठीक है, n के बारे में हम कुछ भी नहीं कह रहे हैं। ठीक है, n हमारा 2, 3, 4 हो, कितना भी होगा, बट 1 नहीं होगा। ठीक है, तो इफ़ m इक्वल टू 1, अगर m 1 होगा, ठीक है, तो हम उसको कुछ और नाम देंगे, अभी हम बताएंगे। n 1 होगा तो हम उसको कुछ और नाम देंगे। m इज़ ग्रेटर देन n होगा, मतलब m की जो वैल्यू होगी वो n से क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो एक अलग मैट्रिक्स बनेगी, एक अलग टाइप बनेगा। m इज़ लेस देन n होगा तो एक डिफरेंट मैट्रिक्स बनेगी, इसका एक अलग नाम होगा। और m इज इक्वल टू n होगा तो एक डिफरेंट बनेगी। चलो समझते हैं पहले। इफ़ m इज इक्वल टू 1 होने का बच्चे, अगर m 1 हो रहा है, इसका मतलब कौन 1 हो रहा है, यहाँ आप देख पाएंगे रो 1 हो रही है। रो 1 होने का मतलब ही हम समझ जाएंगे, इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। तो इसका नाम आ जाएगा रो मैट्रिक्स। ठीक है, अब सिमिलरली अगर मैं इसी तरीके से अगर आपसे पूछूं तो इस मैट्रिक्स का नाम क्या होगा, n 1 हो रहा है, और n का बच्चे मतलब होता है कॉलम्स। अगर कॉलम 1 है तो इस मैट्रिक्स का नाम क्या होना चाहिए, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, उसका नाम होगा कॉलम मैट्रिक्स, ईजीली समझ रहे होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट केस में मैं इन दोनों केसेस को थोड़े बाद में डिस्कस करूँगा। आप खुद ही बताइए, इस केस में अगर m इज इक्वल टू n हो जाए, m इज इक्वल टू n हो जाए, इसका मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो जाए, तो बच्चे एक इस तरीके से एक स्क्वायर बनेगा। हम यूँ कह सकते हैं कि ये क्या है, लेंथ है। ठीक है, इसको ब्रेथ, अगर लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो जाती है तो क्या बच्चा है, क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि इस मैट्रिक्स को फिर हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर। आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब इन दोनों मैट्रिक्स में मैं आपको बहुत सिंपल वे में पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि यहाँ पे m ज़्यादा है। m ज़्यादा होने का मतलब बच्चे क्या है, रोज़ ज़्यादा है। अगर रोज़ ज़्यादा होंगी तो फिगर आप देख पा रहे हैं, मैं इन दोनों के लिए एक नाम दे रहा हूँ। वो नाम है एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एक नाम है वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो आप बताइए वर्टिकल किसको बोलेंगे, ऑब्वियसली वर्टिकल यही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारी मैट्रिक्स हो जाएगी वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पर आएगा वर्टिकल मैट्रिक्स, और ये हमारी हो जाएगी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। m ग्रेटर होने का मतलब इसमें नंबर ऑफ रोज ज़्यादा हैं, जैसे इसको मैं रो 1 बोल देता हूँ, ये रो 2 बोल देता हूँ, ये रो 3 बोल देता हूँ, इस तरीके से यहाँ रो 4, रो 5। ठीक है, सपोज़ कर लो कि इसमें जो कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो 2 ही हैं, एक C1 है और एक C2 है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें रोज ज़्यादा है, तो ये कैसी मैट्रिक्स बन गई, वर्टिकल मैट्रिक्स, और ये कैसी बन गई, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो इजीली आप समझ पाए होंगे कि m इज इक्वल टू 1 होने का मतलब बच्चे होता है रो मैट्रिक्स, n इज इक्वल टू 1 होने का मतलब होता है कॉलम मैट्रिक्स, m इज इक्वल टू n होने का मतलब होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, m इज़ ग्रेटर देन n होने का मतलब होता है वर्टिकल मैट्रिक्स, और m इज़ लेस देन होने का मतलब होता है, m इज़ लेस देन n का मतलब है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब आप इस चीज़ को डेफिनेशन में पढ़ोगे, ये देश बहुत ही टिपिकल और कॉम्प्लिकेटेड होगा। बहुत ही सिंपल वर्ड में मैंने चीज़ों को मिनिमाइज़ किया है और आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की।
बच्चे स्क्वायर मैट्रिक्स अभी हमने डिस्कस किया सारे मैट्रिसेस के बारे में। उसमें एक स्पेशल केस है स्क्वायर मैट्रिक्स। बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीबीएसई का फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। एक और फेवरेट टॉपिक है, उसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के खुद के अपने अपने डिवीज़न होते हैं, उन डिवीज़न को भी मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है और आप बहुत अच्छे से इनको भी समझ पाएंगे। और मैं बता दूं कि आगे चल के स्क्वायर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स नाम का एक चैप्टर बन जाती है। इस वजह से इसका बहुत बिग रोल है और हमें अच्छे से इस चीज़ को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं, अभी हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताया। उस टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमने स्क्वायर मैट्रिक्स को पिक किया है, ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स से खुद के अपने दो पार्ट होते हैं बच्चे। पार्ट 1 हमारा होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड पार्ट 2 होता है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अगर जैसे कोई आपसे कल को पूछ ले कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स होती है, तो आप कह सकते हैं कि सर स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक है। सेम एज यार डायगोनल मैट्रिक्स भी अपने में क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक है। फिर हम इनके पर्टिकुलर डिवीज़न की बात करते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की अगर डिवीज़न की बात करते हैं तो ट्रायंगुलर के खुद के अपने दो पार्ट होते हैं, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसी तरीके से डायगोनल मैट्रिक्स के भी खुद के अपने पार्ट होते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं, पहले हम बात करते हैं इसकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। तो हम पहले एलिमेंट्स को फिल कर देते हैं इसमें। सबसे पहले हमारा आएगा A11, आपको पता होगा, ठीक है। फिर A12, A13, ठीक है। और इस तरीके से फिर हमारा आएगा 0, A22, A23, फिर आएगा 0, 0, A33। मैं डिफ़ाइन करने से पहले आपको ये चीज़ बता दूं, बहुत ही सिंपल है, अगर आप लैंग्वेज को समझेंगे तो। वो कह रहा है अपर ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर कहाँ बढ़ रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब जो भी एलिमेंट होंगे वो कहाँ होंगे, अपर में होंगे। तो सबसे पहली बात तो ये समझिए आप, ये क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल है, ठीक है। इसको हम PD प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। और इसके ऊपर अगर एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो जाए इसको बेस बनाते हुए, मतलब ये मैं ग्रीन से कर देता हूँ, मतलब ये अगर मैं एक ऐसे करके एक ट्रायंगल बना दूं तो हम इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। देखो इसका बेस ये रहेगा, इसको मैं डार्क कर रहा हूँ, तो ये एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर मैं इसको मिटा दूं तो आपको अब बिल्कुल क्लियर दिखेगा। देखो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन खास बात यह है कि हम इसमें प्रिंसिपल डायगोनल को शामिल करते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल हमारा बेस बनता है इस तरीके से, ये बेस इंक्लूड है और ये डायगोनल, ठीक है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है कि अपर ट्रायंगुलर को छोड़ के नीचे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं, तो हम उस मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि अपर ट्रायंगुलर के में एलिमेंट्स होते हैं, उससे नीचे के सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं, ठीक है। कल को ऐसा भी हो सकता है कि एक सिंगल एलिमेंट्स में जीरो आ जाए, बट सारे एलिमेंट ऊपर के जीरो नहीं हो सकते, लेकिन अपर ट्रायंगुलर में नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होंगे, इस बात की कंडीशन है, ठीक है। हम इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ हैविंग, ये बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज है, हमें समझनी चाहिए। Aij इज इक्वल टू 0। Aij का मतलब होता है बच्चे, Aij का मतलब होता है जनरल नेम ऑफ एलिमेंट, किसी एलिमेंट का एक जनरल नेम होता है, हम उसको Aij बोलते हैं। जैसे A11, A12, A13 इस तरीके से, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे Aij इज इक्वल टू 0 होगा, कब होगा, आप ज़रा ऊपर देखिए, इसमें जो I है वो क्या है, I ग्रेटर देन है या लेस देन है। तो आप ऊपर वाले केस में देखेंगे, इसमें क्या है, सब में I ग्रेटर है, इसमें सॉरी लेस देन है, और नीचे वाले केस में देखेंगे तो I क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो मैं लिख देता हूँ इफ़ I इज़ ग्रेटर देन J। मैं समझाता हूँ इस चीज़ को, जब Aij 0 होगा, कब 0 होगा, जब हर उस एलिमेंट के लिए जब I J से बड़ा होगा। मैं समझा देता हूँ कैसे। सपोज करिए कि इसकी रैंक कितनी है, A21, तो आप देख पा रहे हैं 2 इज़ ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे I कितना है 2 और J कितना है 1। सेम एज यार यहाँ पे A31 एलिमेंट है, तो आप देख पा रहे होंगे कि 3 इज़ ग्रेटर देन 1, 3 ग्रेटर देन 1। आप इसकी रैंक देखेंगे तो इसको हम A32 बोलते हैं, तो यहाँ पे भी आप कह सकते हैं 3 इज़ ग्रेटर देन 2। तो जहाँ पे भी I ग्रेटर देन J है वो सारे एलिमेंट्स बच्चे क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। और प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट क्या होंगे, सारे 0 नहीं होंगे, ठीक है। ये कंडीशन होती है। अब मेरे बिना बताए आपको लोअर ट्रायंगुलर की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। मैं लिख देता हूँ सबसे पहले A11, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 0, 0, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका A21, A22, यहाँ पे 0, A31, A32 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, A33, ठीक है। अब ज़रा देखो, मैंने इसको क्या बोला, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब ये कि नीचे के ट्रायंगल के एलिमेंट्स 0 नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ जो नीचे जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है
वो बच्चे कुछ इस तरीके से हो रहा है। अब आपको ट्रायंगल समझ में आया होगा। ये प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट है, इनको इंक्लूड किया जाता है। मैं इसको बोलता हूँ कि ये बेस है हमारा, बेस, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल को ऐड किया जाता है इस ट्रायंगल में, ठीक है। तो ऊपर के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। इसकी भी डेफिनेशन को आप समझ सकते हैं, हैविंग ए आई जे इज इक्वल टू जीरो। बच्चे ए आई जे इज इक्वल टू जीरो। अब मैं यहाँ पे आपसे पूछूँ तो यहाँ पे आपको पता है कि जीरो वाले एलिमेंट क्या है, जो जीरो है वो कब होंगे, तो आप कह सकते हैं आई इज़ लेस देन जीरो, आई इज़ लेस देन जे। आप सारे एलिमेंट में देख लीजिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो इसकी रैंक क्या है 1 2, तो यहाँ पे जे कितना है 2 है, ठीक है, और आई कितना है 1 है। तो आप देख पा रहे होंगे कि आई इज़ लेस देन जे है, तो उसके लिए हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स देखते हैं। स्केलर मैट्रिक्स का एक सिंपल सा कंसेप्ट है, ए इज इक्वल ए 0 0, ठीक है, 0 A 0 0 0 A। स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है बच्चे। ये जो स्केलर मैट्रिक्स है यहाँ पे ए क्या है, ए कैन नॉट बी 1, ए 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ए 1 नहीं होना चाहिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ये सारे 2 2 हो जाएं, 3 3 हो जाएं, तो ये हमारी स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगी। और स्केलर मैट्रिक्स खुद में कैसी होती है, डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स खुद में कैसी होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये चीज़ आपको इससे समझ में आ रहा होगा, फ्लो चार्ट जो हमने बनाया उससे, ठीक है। अब यूनिट की बात करते हैं। यूनिट मैट्रिक्स का मतलब बच्चे देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यूनिट मैट्रिक्स में जो कंसेप्ट है वो इस तरीके से है कि इसमें क्या है, जो प्रिंसिपल डायगोनल है या हम इसको 1 हटा देते हैं, ऐसा कर देते हैं, ये आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। ए डाल देते हैं और ए इज इक्वल टू 1। बच्चे इसमें फिक्स है आपका ए इज इक्वल टू 1 ही आएगा, ए के अलावा और कुछ भी नहीं आ सकता। तो आपको समझ में आ गया, मैंने 1 1 1 लिखा था वो भी सही था। यहाँ पे ए इज़ नॉट इज इक्वल टू 1 और यहाँ ए इज इक्वल टू 1। मैं आपको बता दूँ ये CBSE का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। हम इन्वर्स निकालते हैं तो ए का यूज़ करते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स में यूज़ करते हैं हम इसका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको। तो यूनिट मैट्रिक्स को हम जनरली बच्चे आई से दिखाते हैं, ठीक है, ये चीज़ हम आपको बता देते हैं। इसको हम आई से दिखाते हैं, आई से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर I1 लिखा हुआ है तो उसके डायगोनल में एक एलिमेंट है, I2 लिखा है तो उसका ऑर्डर 2 by 2 है। मैं ऐसे समझा देता हूँ आपको, यहाँ दिख रहा होगा। जैसे I1 लिखा है तो उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है बच्चे वो 1 by 1 होगा। I2 लिखा है तो उसका ऑर्डर 2 by 2 होगा और I3 लिखा है तो उसका ऑर्डर 3 by 3 होगा। तो मैं अगर आपको बताऊँ तो ये हमारी क्या I3, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या था, कितना है 3 by 3, 3 रोज़ हैं 3 कॉलम है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आपको सिस्टमेटिक प्रॉपर वे में चीज़ें समझ में आई होंगी। यहाँ पे हमारे साथ अगर आप जुड़े रहेंगे तो कोई डेफिनेशन लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल वे में आप समझ पाए। ये 1 पेज में आपका पूरा कवर हो रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है, ओके डन।